इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान अब खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गया है। पाकिस्तान तालिबान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फील्डिंग तक कर रहा है। इमरान खान से लेकर उनके मंत्री तक तालिबान के समर्थन में माहौल बना रहे हैं और यह गठजोड़ भारत के लिए कितना खतरनाक है, इस पर आज मुकाबला में करेंगे बात। लेकिन अफगानिस्तान में जो 3 बड़ी बातें हुई हैं वो हम जरा पहले आपको बता दें। पहली डेवलपमेंट तो यह है कि सत्ता को लेकर तालिबान और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के बीच झगड़ा शुरू हो चुका है और इस वजह से तालिबान ने सरकार का गठन अगले हफ्ते तक टाल दिया है और लगातार दूसरी बार है जब सरकार बनाने का ऐलान करने के बाद इसे टाला गया। हक्कानी नेटवर्क बड़े पद की मांग कर रहा है, लेकिन तालिबान सारी मांग मानने को राजी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन के मसले पर तालिबानी नेता मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब की हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी और खलील हक्कानी के साथ झगड़ा हुआ है और इस झगड़े के बीच ही दुनिया को सरप्राइज देते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे। वो तस्वीर भी आपके सामने है। यह है दूसरी बड़ी खबर, मुल्ला बरादर के साथ इनकी मुलाकात। तो अब तो नकाब भी हट गया, अब खुले आम आप देखिए कैसे ISI के चीफ गले मिल रहे हैं तालिबान के नेता के साथ। बहरहाल तीसरी बड़ी खबर पंजशीर से है, जहां पर रेजिस्टेंस फोर्स ने लगातार तालिबानियों के दांत खट्टे किए हुए हैं और खबर यह है कि 600 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं जो कि पंजशीर जीतने के लिए गए थे। काबुल में ISI चीफ फैज हमीद के साथ पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अफसर भी मौजूद हैं। फैज हमीद तालिबान नेताओं के अलावा तालिबानी कमांडर से भी मिल रहे हैं और खबर यह भी है कि पंजशीर में जो तालिबान लड़ाई लड़ रहा है अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद के खिलाफ, उसमें अब पाकिस्तानी फौज भी शामिल होने जा रही है। तालिबान को लेकर पाकिस्तान किस कदर एक्टिव है अब यह भी समझ लीजिए। ISI चीफ काबुल में है, तालिबान के कमांडर से मिलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव से बात की। इमरान खान ने एंटोनियो गुटेरेस से अफगानिस्तान के लिए मदद मांगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आर्मी के चीफ कमर बाजवा ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब से मुलाकात करते हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर। तो ये सारी बातें क्या बताती हैं, आखिर पाकिस्तान अचानक इतना एक्टिव क्यों हुआ है और भारत के लिए इसका क्या मायना है? ये सवाल कि क्या तालिबान के कंधे का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करेगा, इसी पर बड़ी बहस होगी मुकाबला में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से एक बड़े इंटरनेशनल पैनल के साथ। बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा हमने आपको बताया, अफगानिस्तान में पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। इमरान खान से लेकर उनके मंत्री तक, उनके जनरल सब तालिबान की खुलेआम वकालत कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का एक बयान आया और अफगानिस्तान के बहाने शेख रशीद ने भारत के खिलाफ कैसे जहर उगला, ये देखिए। हिंदुस्तान ने एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है कि तोरखम में लाखों लोग हैं जी। तोरखम में जनाब अली लोगों के साथ, महाजर कैंपों के साथ, रिफ्यूजी कैंपों के साथ कोई कैंप नहीं है। उसको इतनी बड़ी डिफीट हुई है, सारी दुनिया में उसकी जग हिंसाई हुई है कि अफगानियों ने उनको शिकस्त दी है। और 40 साल से जो अफगानी पिस रहा है, 40 साल से अफगानी जो इम्तहान में गुजर रहा है, उसका अब अपना इम्तहान है कि वो दुनिया के मेयार पर पूरा उतरे। ये रीजन बदलने जा रहा है, ये खित्ता इंशाअल्लाह तरक्की करने जा रहा है। इस खित्ते की हमारी दुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन है, अफगानिस्तान का इस्तेकाम हमारा इस्तेकाम है, अफगानिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की है। एक साहब ने सवाल किया कब तस्लीम करेंगे, ये इमरान खान साहब का फैसला है, हुकूमतों का फैसला है। 4000 लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं, इससे ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान गए हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया जो है अफगानिस्तान के मसाइल को समझे और दुनिया जो है वो पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है अमन की खातिर, पीस की खातिर, उसका क्रेडिट दे। हमने 10,000 लोगों का इनखला किया है जनाबे वाला, इंडिया में तो 10 आदमी नहीं गए। तो सुना आपने शेख रशीद को, वो कह रहे हैं कि हमने जो कुछ अमन के लिए किया है अफगानिस्तान में, उसके लिए हमें नवाजा जाना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो 2 बड़े सवाल हैं
कि आखिर अफगानिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है, क्यों बार बार वहां सरकार बनाने की कोशिश होती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। क्या वहां तालिबान के अंदर कोई फूट पड़ गई है? और दूसरी बात, पाकिस्तान जो इस वक्त इतना बेचैन दिखाई दे रहा है कि उसके प्रधानमंत्री कभी कुछ कहते हैं, उनका गृहमंत्री कभी कुछ कहता है, आईएसआई का चीफ काबुल जा रहा है, तो इस सब का क्या मतलब है? बात करने के लिए हमारे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, विष्णु प्रकाश जी भारत के पूर्व राजनयिक हैं, शाहीन मोहम्मदी जी जो कि अफगानिस्तान की रहने वाली हैं, पत्रकार थी अफगानिस्तान में, और आरजू काजमी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, और अब्दुल समद याकूब जी ये भी पाकिस्तान के नेता हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मुकाबला की। जल्दी से आपको मेहमानों से एक बार फिर मिलवा दें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ हैं, विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब साहब पीटीआई के नेता, आरजू काजमी जी पाकिस्तानी पत्रकार हैं हमारे साथ हैं पाकिस्तान से, और यहां भारत से ही लेकिन अफगानिस्तान की नागरिक रही शाहीन मोहम्मदी जो कि जर्नलिस्ट हुआ करती थी, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम सीधे हमारे पाकिस्तानी मेहमान के साथ करें, तो मैं अब्दुल समद साहब के पास जाना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो याकूब साहब ये बताइए, जो खबरें यहां थोड़ी बहुत आती हैं अफगानिस्तान के सोर्सेस से, हम तो उसके बिना पर बात कर रहे हैं, आपके पास शायद बेटर इंफॉर्मेशन हो। यह माना जा रहा है यहां पर कि दो बार जो सरकार बनाने की कोशिश हुई तालिबान की तरफ से और वो नहीं हो पाई, फिर उसको टाल दिया गया। इसके पीछे की वजह कहीं ये तो नहीं कि तालिबान का एक फैक्शन जिसमें मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब हैं वो एक तरफ हैं, और दूसरी ओर हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी और अनस हक्कानी, और इनके बीच कैसी सरकार बने इसको लेकर झगड़ा चल रहा है। और उस झगड़े को सुलझाने के लिए ही क्या आईएसआई के चीफ वहां पहुंचे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो कोई गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए वहां पे गए हैं। वो रेफ्यूजीज के हवाले से तो जरूर डिस्कशन करने गए हैं कि यहाँ पे जाहिर बात है कि हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा बर्डन पड़ना है उसका, या इवैक्यूएशन के हवाले से उनकी डिस्कशन जरूर हुई है। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो हमारी तो पॉलिसी, हमारा जो नैरेटिव था वो तो यही था कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए ताकि वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आए। अब तालिबान के इंटरनल डिफरेंसेस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कौन से फैक्शन किसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि मैं उनके अंदर की जानकारी तो नहीं जानता। बट डेफिनेटली किसी भी मुल्क में इवन इलेक्शन के बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो उसको भी बनने में टाइम लगता है, और वो तो एक सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइज के नतीजे में आए हैं। तो वो अब उनका इंटरनल मैटर है कि वो किस तरह से उसको फॉर्म करते हैं और क्या। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो भी सरकार बना रहा है उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, कोई दखल नहीं है? नहीं, वो अगर आपकी तरफ से आपका वर्जन लिया जाए तो आप कहेंगे कि जी वो तालिबान को पैदा करने से लेके और इवन मुल्ला उमर से शुरू हो तो उसका जो उस्ताद था उसको भी आप पाकिस्तान से जोड़ देंगे। वो तो एक नैरेटिव की बात है ना। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को फॉर्म करने के हवाले से हमारा कोई रोल नहीं है और नहीं होना भी नहीं चाहिए। समद साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपके जो होम मिनिस्टर हैं शेख रशीद, उनका मैंने स्टेटमेंट अभी सुनाया है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का रोल है इसके लिए तो दुनिया को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्रेडिट तो वो खुद लेना चाह रहे हैं, हम नहीं दे रहे, वो लेना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, वो तो देखें, अगर 93 में जब वहां पे गवर्नमेंट बनी थी उसकी बुरहानुद्दीन रब्बानी की, या उससे पहले मुजद्ददी की, जब वो प्रेसिडेंट था, इंटरिम प्रेसिडेंट था, वो पेशावर अकॉर्ड के नतीजे में बनी थी। तो अफगानिस्तान में हमारा स्टेक या उसको वहां पे स्टेबिलिटी लाने का तो जो रोल है हमारा वो बहुत पुराना है। और आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे अभी जब ये फॉल ऑफ काबुल हुआ तो उससे अगले दिन वहां के नॉर्दर्न अलायंस के जितने भी कोई 7-8 बड़े लीडर्स थे वो यहाँ पे आए। अहमद शाह मसूद का भाई है यहाँ पे, तो वो अगर वहां पे कुछ होता है तो डेफिनेटली उनकी जो पहली नजर होती है वो अब आपने देखिए, आपने दूसरा नाम ले दिया जो अहमद मसूद है, जो पंजशीर वैली में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आरजू जी आपके पास आ रहा हूं, उनका ट्वीट है, ये आज का ही ट्वीट है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त काबुल पंजाब से चल रहा है, पंजाब के कब्जे में है काबुल। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने हमेशा से गलत स्ट्रैटेजी अपनाई और तालिबान का साथ दिया शुरू दिन से। ये 20-21 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ कि इन्होंने हमेशा से छुपके सही या बैक स्टेज कह लें जैसे मर्जी तालिबान का साथ दिया, और ये बिल्कुल एक गलत तरीका था जिसकी वजह से अमेरिका और अफगान गवर्नमेंट दोनों को शिकस्त हुई। हमें थोड़ी देर के लिए शायद कोई चीज मिल गई हो, उस पर हम खुश होते रहे और अभी दोबारा अपनी
अपनी गलती को दोहराते हुए जब तालिबान ने वहां पे कैप्चर कर लिया है, गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट फिर दोबारा ढोल लेकर सड़क पर आ गई है और फिर से एक जश्न का आलम है और बताया जा रहा है कि हम तालिबान के साथ हैं। तालिबान किसी के सगे नहीं है। कल को इनका फिर हमारे साथ कोई क्लैश होगा और फिर उसके बाद जो है सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होगा। आई विश कि मैं जो कुछ कह रही हूँ मेरी बात गलत साबित हो और मेरी किसी भी कहीं भी बात का बिल्कुल उस तरह से ना हमें देखने को मिले, लेकिन नजर यही आ रहा है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होने जा रहा है और ये लोग एक थोड़े से फायदे के लिए जिस तरह से अब उनका साथ दे रहे हैं तालिबान का, ये बिल्कुल गलत है। और अभी भी यानी जब गवर्नमेंट बनने जा रही है तो अब खुल खुला के वहां पे विजिट हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है। यहाँ पे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमने तालिबान पैदा किए, हमने तालिबान को पढ़ाया, हमारे यहाँ तालिबान की फैमिलीज रहती हैं। ये सब चीजें हमारे अगेंस्ट जाने वाली हैं, कोई हमें फायदा नहीं होगा इससे। ठीक है, चलिए मैं हमारे बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मैं आता हूं। अच्छा, कुछ कहना चाह रही है हमारे साथ शाहीन, बोलिए शाहीन। हाँ, जो ये दोनों हमारा सिस्टर और दूसरा भाई जो बोला, ये सब झूठ है, सब झूठ है। ये जो आत है सारा पाकिस्तान का है और फायदा पाकिस्तान का है। अपने फायदे के लिए ये लोग बोलते हैं, जब तक इनका फायदा ना हो ये कोई काम नहीं करते। सबसे पहले इनका जो ISI का जो मेंबर है, कुछ दिन पहले यानी रात को, पिछली रात को 2 रात पहले ये अफगानिस्तान पहुंच गया था, जैसे खुशियाँ का गोलियां चला रहे थे तालिबान उनका नौकर है और पाकिस्तान का नौकर है और पाकिस्तान का फायदा है यहाँ अफगानिस्तान में कब्जा करने का। उनका फायदा अगर जो आरजू जो कह रही है ना शाहीन, आरजू भी तो यही कह रही है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की बदौलत ही आज तालिबान है जो है, पाकिस्तान ने ही तालिबान को बनाया है और वो ये कह रहे हैं कि पलट कर तालिबान उल्टा अफगानिस्तान को ही चोट पहुंचाएगा। नहीं, आज 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 लग रहा है दोस्त है। इनसे पहले जो भाई बोला, हाँ जी हाँ जी, हाँ नहीं, वो पहले भाई जो बोला कि कोई नुकसान नहीं है और पाकिस्तान दोस्त है, दोस्त होते ही नहीं, दोस्त होते ही नहीं, हमारा दोस्त है ही नहीं, हमारा बड़ा दुश्मन है। जितना लोग अफगानिस्तान के अंदर आ गए हैं 60% उनका पाकिस्तानी है, उर्दू बोलने वाले हैं पाकिस्तानी। अरे शाहीन कह रही है कि 60% तालिबानी तो पाकिस्तानी है। मैं जाऊंगा हमारे पाकिस्तानी मेहमानों के पास में, लेकिन एक बार एम्बेसडर विष्णु प्रकाश की राय लेना चाहता हूं। सर, आपने हमारे पाकिस्तानी दोस्तों की राय देखी, दोनों की राय अलग है, तो हकीकत कहां है? गौरव जी नमस्कार। आरजू जी सलाम अलैकुम। जो आरजू जी कह रही हैं ये हकीकत है। पाकिस्तान, जब इनके इंटीरियर मिनिस्टर खुद कह रहे हैं तो शायद वो ठीक कह रहे होंगे। बहुत भले आदमी हैं। अभी भी जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि अफगानिस्तान बदल जाएगा, पाकिस्तान बदल जाएगा, क्योंकि इनके वजीर आजम ने तो कहा है कि तालिबान की गुलामी की बेड़ियां टूट गई हैं। जब तालिबान की गुलामी की बेड़ियां टूट गई हैं तो उनका जो कट्टरवादी पंथ है, कट्टरवादी रुख है, वो सामने आएगा। तो अफगानिस्तान बदलेगा, पाकिस्तान भी बदलेगा। और ये सदा ही आग से खेलते हैं, अपना नुकसान तो करते ही हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये इनका किरदार है, ये सब जानते हैं, सिर्फ ये पाकिस्तानी भाई हमारे एडमिट नहीं करते हैं। जी, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार तो पाकिस्तान कुछ छुपा ही नहीं रहा। मतलब इस बार तो नकाब भी नहीं है, खुलेआम जा रहे हैं। ISI के चीफ वहां मुल्ला बरादर से मुलाकात कर रहे हैं। तालिबान कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान कह रहा है दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करे जो हमने अफगानिस्तान में काम किया। बिल्कुल पाकिस्तान तो अपने रोल से पीछे नहीं हट रहा। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए सौरभ जी, जैसे एक राजा अपने सेनापतियों को भेजता लड़ाई करने के लिए और जब जंग खत्म हो जाती है तो जाके मुआयना करता है, वो करने के लिए गए हैं ISI चीफ। पर थोड़ी सी मुश्किल है कि जो इनके नुमाइंदे थे, जो तालिबान था, सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में, सत्ता के नशे में आपस में लड़ मर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इच्छा अनुसार काम नहीं हो रहा है। और दिक्कत यह है कि उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि तालिबान में एक राजनीतिक शाखा बन गई है, पॉलिटिकल विंग बन गई है, एक मिलिटेंट ग्रुप है।
और पॉलिटिकल विंग जो है वो दोहा ग्रुप है, कंधार ग्रुप है और हकानी नेटवर्क मिलिटेंट ग्रुप है। तो वो हकानी नेटवर्क जो पाकिस्तान का चहेता है, वो पाकिस्तान चाहता है कि वो पावर में हो ज्यादा, उनके पास कंट्रोल हो, और वो मान्यता वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं, वो कोई सभ्यता में विश्वास नहीं करते हैं, वो बंदूक में विश्वास करते हैं। तो ये समस्या है इस वक्त पाकिस्तान की। जी, मैं जनरल कुलकर्णी को लाना चाहता हूं डिस्कशन के अंदर। जनरल साहब, आपके लिहाज से इस वक्त क्या हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? अगर अफगानिस्तान में सरकार नहीं बन पा रही तो उसकी वजह क्या हो सकती है, और क्या पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस है वहां पर कि वो चाहे तो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की सरकार बनवा ले? सौरभ जी धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ही इस पूरे खेल का सूत्रधार है। पाकिस्तान ही जो कुछ भी कर रहा है, पाकिस्तान को सब कुछ मालूम है, क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान का ही एक क्रिएशन है, इसमें भी कोई शक नहीं। सारे तालिबानी पठान हैं, पर सारे पठान तालिबानी नहीं है, ये हम लोगों ने यकीन कर लेना चाहिए आज की तारीख में। क्योंकि पाकिस्तान जो है, हकानी नेटवर्क जो है, जो पाकिस्तान जिसके द्वारा अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, उधर मुश्किल आ रही है। बरादर जो है, और वो पाकिस्तान की जेल में 8 साल रहा, काफी उसको ब्रेन वॉशिंग किया गया, तो बरादर पठान है, वो अपने तरीके से चला रहा है। याकूब जो मुल्ला उमर का लड़का है, और मुल्ला उमर की माँ और बरादर की बीवी दोनों बहनें हैं, ये हम लोगों ने याद रखना चाहिए। उसके अलावा जिस प्रकार से वहां पे जो पंजशीर में कार्रवाई हो रही है, उससे भी पाकिस्तान को डर लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज चाहे सिविल क्लोथ में हो, वो वहां पर पंजशीर में लड़ रही है, वहां पे उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। पंजशीर में कामयाबी नहीं मिल रही है, इधर जो याकूब है वो चाहता है कि वो डिफेंस मिनिस्टर बने, हकानी नेटवर्क चाहता है कि वो जब तक कि डिफेंस पाकिस्तान के कब्जे में ना हो, काबुल के अंदर दिक्कत आएगी। इसीलिए यही कारण है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ के पास आज एक बड़ी जबरदस्त कामयाबी है कि उसके पास अब 2 देश है कंट्रोल करने के लिए, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। और जनरल बाजवा, आप 2 देश चलाएंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन अब्दुल समद साहब बैठे हैं यहाँ पर, ये तो डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान की सेना का क्या रोल हो सकता है वहां की सरकार बनाने में। आईएसआई के चीफ गए हैं तो वो कह रहे हैं कुछ और मसलों से गए होंगे, रिफ्यूजी वगैरह देखने गए होंगे, क्या हालत है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखने गए होंगे, सरकार बनाने में उनका क्या रोल है? देखिए, अगर ये सवाल आपका मुझसे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपना भी तो कोई रोल बताए ना, कि कोई इंडिया का रोल था वहां पे, इतने कॉन्सुलेट्स थे आपका वहां पे इंटरेस्ट था, वहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, सारा कुछ वो अफगान की चट्टानों तले हमने रोन दिया। उस पे भी आप आए ना, आप हमसे पूछते हैं कि हमारा क्या रोल है वहां पे, आपका क्या रोल नहीं रहा था तालिबान से? आरजू को क्या पता कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री क्या, कि वो कहते हैं जी तालिबान हमने बनाए। तालिबान जब हम बना रहे थे या तालिबान को जब हम सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था? क्या अहमद शाह मसूद जो है ना, वो अहमद शाह मसूद का भाई वली मसूद को हेलीकॉप्टर भेजते थे, आप उधर दिल्ली बुलाते थे उसको, वो दिल्ली जाता था, आपसे जाके मुलाकातें करता था, असला आप उसको देते थे, नहीं तो ताजिकिस्तान में। देखिए, या तो आप एक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ के आए कि ठीक है जी, अगर हमारा रोल रहा है तो हमने क्या इंडियन इंटरेस्ट को काउंटर नहीं किया। तो आप पहले मान तो लीजिए ना कि आपने तालिबान बनाया, आप पहले अपना रोल तो एडमिट तो कीजिए। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब देंगे, आप पहले अपना रोल एडमिट कर लीजिए एक बार। बिल्कुल तालिबान एक अब जब तालिबान उठ रहा था वहां पे, हमने तो कोई मुल्ला उमर जाके पैदा नहीं किया था ना, वो तो जिस नतीजे में तालिबान बना था। हाँ, हम चाहते थे कि वहां पे जब सिविल वॉर हो रही थी 92 से 96 तक जो सिविल वॉर रही थी, वहां पे 50,000 अगर काबुल में मारे गए थे लोग, या 15 लाख लोग काबुल छोड़ के चले गए थे 20 लाख आबादी में से, तो क्या हम नहीं चाहते थे कि वहां पे अमन आए? और तालिबान ने जो भी काबुल को फतह करे, चले छोड़ दे इस बात को कि गुलबदीन हिकमतयार फतह करेगा या अहमद शाह मसूद करेगा, अगर तालिबान वहां पे आए, रियलिटी थी, उन्होंने फतह किया वहां पे, अगर आप कहें कि हमारी मदद से फतह किया, तो फतह करने के बाद वो सिविल वॉर तो खत्म हुई ना, वहां पे उस खित्ते में उस जमीन पे अमन तो आया ना, एक रजीम थी वो, चाहे तालिबान के आने से अमन आया। आप कह रहे हैं तालिबान आया तो अमन आ गया। मैं शाहीन को कहूंगा जवाब दें, हम में से कोई नहीं है ना अफगानिस्तानी, ये अफगानिस्तानी है, और क्या कर रही है इंडिया में आपको बताएंगे। शाहीन वो कह रहे हैं तालिबान आता है तो अमन आता है। तालिबान जो आया है अमन नहीं आया है, तालिबान जो आया है बर्बादी हो गया है। तालिबान जो आ गया है, सबको पता है कि एयरपोर्ट में अगर बम ब्लास्ट हो गया, एक तालिब क्यों नहीं मरा? बाहर की जो यूरोप का होते हैं,
अमेरिकन लोग क्यों मरा, एक तालिब क्यों नहीं मरा, है इस तालिबान में क्यों, किस वजह से? अमेरिकन लोगों को भी जिसे पता चल गया, वो भी अल जजीरा के चैनल से, एक तालिब तो नहीं मरा। और ताबूते जो बाहर भेज दिया गया सब यूरोप का, अमेरिकन और ब्रिटानिया का था। अगर तालिबान का हाथ नहीं है और ये लोग सुकून चाहते, कुछ दिन पहले ये हमारा परचम जो लेडीज घुमा रहे थे सड़कों पे, अपना आंख मांग रहे थे, उनको क्यों मार दिया गया, क्यों पत्थर के साथ उसको मार दिया? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, आपकी 3,75,000 की निकम्मी आर्मी क्यों नहीं लड़ी वहां उनसे, जिनको आप बुरा कह रहे हैं? 75,000 तालिबानियों से जदीद तरीन असला एक्यूब किया, आपको अमेरिका ने असला दिया, डॉलर दिए, सारा कुछ दिया, आप क्यों नहीं लड़े उनसे? भागने के लिए लड़े थे कि भाई ये भागने के लिए आपने आर्मी बनाई थी कि एक मुल्क की आर्मी अगर अपने मुल्क को डिफेंड नहीं कर सकती तो आप इंडिया चली जाए और वहां पे बैठ के पाकिस्तान को दोष देना शुरू कर दें कि जी आप तो बात नहीं किया कि जी वो तो उन्होंने आपको क्या फौज भी अमेरिका आके देता आपको, या इंडिया से आप फौज मांग ले? जवाब शाहीन जवाब दीजिए, शाहीन जवाब दीजिए, कि फौज भेजते हैं, जवाब दीजिए। अभी 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 मेरा एक जिंदा सबूत है, मेरा जिंदा सबूत है जो लेडीज मेरे साथ कल यही इंडियन न्यूज़ में, 9 टीवी में और इंग्लिश टीवी में हम चले गए थे। जैसे लेडीज पुलिस में थे, आर्मी में थे, उसका आंखें भी निकाल दिया गया और 8 गोलियां भी चली थी और उस समय ये प्रेग्नेंट था। मैं खुद घायल हो गई थी, उन्होंने मुझे घायल कर दिया था, मैं खंदार में रहती थी। अगर ये सुकून है तो फिर कैसे? अगर ये लोग 20 साल पहले वाले नहीं है तो उनको सबूत है। के ऊपर आप लोग पैसा लेके मुखबरी करते थे, उसी तरह है, रिश्वत लेके मुखबरी करते थे आप उस वक्त। जो लेडीज सॉरी सर, जो लेडीज अब्दुल समद साहब नहीं सर मेरे बात सुने। हाँ बोलिए। अगर लेडीज और जेंट्स के साथ गलत बर्ताव नहीं होते तो अभी तक उनका जॉब क्यों नहीं मिला है? सब क्यों घरों में बैठ गए हैं? अगर ये ऊपर वाले के नौकर नहीं है, क्यों हमारा नेता नहीं बनते? ऊपर से इनको अलाउड नहीं मिलेगी, तभी तो चीफ आईएसआई आ गया इनको रास्ता दिखाने के लिए और इन लोगों को बोलने के लिए क्या करे क्या ना करे। ऐसे मत बोले। नहीं, अच्छा एक सेकंड, अब्दुल समद साहब ने कहा कि ये लोग पैसे लेकर मुखबिरी करते थे अफगान के लोग, इसलिए तालिबान इनको मारता था। तो इसलिए तालिबान ने, मैं आपको उस औरत से मिलवा सकता हूँ, आप चाहें तो कल आएं, जिनकी आंखें निकाल ली गई। वो इंडिया में रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं। तालिबान ने आंखें निकाल ली थी, क्यों निकाली थी आपको पता है? क्योंकि वो पुलिस में काम करती थी। मुझे हैरानी इस बात पे होती है, आप कोई पॉलिटिकल साइड ले अब्दुल समद, इसमें कोई एतराज नहीं है मुझे। जियो पॉलिटिक्स है, आपके देश की अपनी राजनीति होगी, यहाँ की अलग अलग राजनीति है। लेकिन किसी औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी औरत को मारा पीटा जा रहा है, उसकी आंखें नोच ली जा रही हैं, उस पर भी कोई हमदर्दी नहीं है। उस पर भी उन जालिमों की तरफदारी कर ली है। बिल्कुल हमदर्दी है किसी भी औरत के ऊपर, बच्चे के ऊपर, क्योंकि बूढ़े के ऊपर, इनके ऊपर कोई जुल्म होता है, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। अगर ये कह रही है, मुझे नहीं पता कि ये किसके बारे में ये कह रही है, अगर उनके साथ आंखें निकाली हैं तो मैं वो नहीं हूं कि मेरे तालिबान को ना खाला के बेटे नहीं है कि मैं उनको बुरा ना कहूं। अगर तालिबान किसी को कोड़े मारे या तालिबान ह्यूमन राइट्स का ख्याल ना करे, मैं आपके चैनल के ऊपर बैठ के तालिबान की सबसे ज्यादा मुखालफत करूंगा। अभी भी अगर उनकी गवर्नमेंट आ रही है तो मेरा जाती तौर पर उनसे कंसर्न ये है कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना किया जाए। अगर नॉर्दर्न अलायंस वाले हैं या उनके दुश्मन हैं तो उनको भी पार्डन किया जाए, उनको किसी किस्म का उनसे रिवेंज ना किया जाए। अगर उनकी गवर्नमेंट आने के बाद, अगर उनकी गवर्नमेंट के बाद, हम जो है वो सबूत बोलते हैं, बिना वीडियो है हमारे पास, हमारा वीडियो है। अच्छा, अब्दुल समद कह रहे हैं कि अगर तालिबान अब भी जो है जातियां करेगा तो ये उसे क्रिटिसाइज करेंगे, तो वह तालिबान के खिलाफ हो जाएंगे। आरजू काजमी, मुझे बताइए, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट में कोई तबका है ऐसा जो कि ये सोच रखता हो कि वाकई तालिबान को इस बार मजबूर करना है, या कोई भी इन्फ्लुएंस है तो वो लगाना है कि इस बार वो 90 के दशक वाली गलतियां ना करे? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान में हर सोच के लोग मौजूद हैं और जैसे हमारे अफगान सिस्टर बता रही हैं जिस शो के बारे में, उस शो में मैं भी थी और बिल्कुल मैंने देखा है कि जिसकी आंखें निकाल दी गई हैं उनका मैंने पूरा उनके साथ शो किया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे साथी पाकिस्तान से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रही सर, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर है जो मैं कह रही हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब की बुक मौजूद है, उनका
इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने तालिबान बनाए, हमने जिहादी तैयार किए, हमने मदरसों में तैयार किए, हमने अफगानिस्तान में भेजा। तो ये चीज मैं अपनी तरफ से हरगिज नहीं कह रही, मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं कोई अपनी तरफ से कहानियां नहीं गढ़ रही यहाँ बैठ के। इसी तरह से शेख रशीद साहब ने कहा कि यहाँ पे तालिबान की फैमिलीज रहती हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो लोग, उनके कई लीडर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। हम हर तरह से उनका साथ दे रहे हैं और उसके पहले 20 साल हम अमेरिका से फंड लेते रहे कि जी वॉर ऑफ टेरर के नाम पर, लेकिन हम साथ तालिबान का देते रहे। कितने दिन हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं? ये चीज हमें खुद को नुकसान पहुंचा रही है। किसी दूसरी कंट्री का नुकसान इतना नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और अगर हमें अपनी कंट्री से थोड़ा सा भी प्यार है, अगर हम जरा सा भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे, तो हमें गलत चीज को गलत और सही को सही कहने की आदत डालनी पड़ेगी। जवाब दें अब्दुल समद, जवाब दें। लोग थे, मुजाहिद थे, रोनाल्ड रेगन था, 79 हुआ था, 79 में सोवियत ने इन्वेड किया था। जब अमेरिका आया था उसामा बिन लादेन को यहाँ पे लेके आया था कि जी आप फैसिलिटेट करें। आप जो उसामा बिन लादेन क्या करने आया था यहाँ पे? पेशावर में वो ख्याल रखता था, वो चैरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, वो ख्याल रखता था जो मुहाजिरीन यहाँ पे आए थे। उसके बाद वो कब इन्वॉल्व हुआ? CIA का एक चीफ कहता है हमें तो 87 तक शायद उसका पता भी नहीं था, 86-87 तक उसामा बिन लादेन का। लेकिन वो उसने कहा कि वो अपनी कार्रवाइयां कर रहा था, हम चुप करके बैठे थे कि चलो ठीक है, क्योंकि सोवियत से लड़ है। तो आपको पाकिस्तान का किरदार याद आ जाता है कि 96 में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। यहां तक आपको पता है क्या पाकिस्तान उससे पहले गुलबदीन हिकमतयार को या उससे पहले उनको नहीं सपोर्ट कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, इंडिया भी कर रहा था, नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अब्दुल समद, अब वैसे जो बात आरजू काज़मी ने कही है, ये कोई आपकी छिपी बात नहीं है। इस पर तो मुझे लगता है हजारों किताबें लिखी जा चुकी होंगी अब तक, लाखों आर्टिकल्स होंगे इसके ऊपर, तो कोई इस पर मैं आपसे क्या बहस करूं। आपने अभी ओसामा बिन लादेन का नाम लिया कि वो आया था, वो यहाँ चैरिटी करता था। आप मुझे बताइए, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि 9/11 के पीछे ओसामा बिन लादेन था? मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते तो बात ही खत्म। नहीं तो बात है। आपने कभी अमेरिका ने कंक्रीट एविडेंस दिया, कभी ट्रायल हुआ, कभी उस तो आप अमेरिका के पैसे लेके ओसामा बिन लादेन को क्यों ढूंढ रहे थे? आप अमेरिका के पैसे लेके ओसामा बिन लादेन को ढूंढने का नाटक क्यों कर रहे थे जबकि आपने उसको बंगला दे रखा था? देखिए तो अभी देखें यहाँ पे क्या होता है कि जब यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट हो जाता है, फिर चैप्टर 7 के तहत वो एक कार्रवाई करते हैं और वो सारे बाउंड हो जाते हैं। चैप्टर 7 के तहत सारे बाउंड हो जाते हैं, लीगली बाउंड है कि आप वो पावर यूज करें उनके अगेंस्ट। हम भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा हैं। उसके बाद लेकिन आप यूनाइटेड नेशंस को और दुनिया को धोखा दे रहे थे ना, जब ओसामा बिन लादेन आपने घर में रखा हुआ था और आप दुनिया से पैसे लेकर उसको ढूंढने का नाटक कर रहे थे। अब यहाँ पे आप इंडिया को देख लें और अमेरिका को। आपने अजमल कसाब को गिरफ्तार किया, आपने ट्रायल किया, आपने फेयर ट्रायल का मौका दिया, आपने वकील दिया, आपने उसको फांसी पे लटका दिया जी, फेयर इनफ जी। आपने उसको मौका पूरा दिया लीगल, इवन के वो मुंबई अटैक्स में था, आपने उसका ख्याल रखा, फेयर ट्रायल करने के बाद आपने उसको फांसी पे लटकाया। ट्रीटमेंट अमेरिका ने क्यों नहीं ये ट्रीट किया इस तरीके से ओसामा बिन लादेन को? अरे भाई आप देते तो उसे, अरे आपने मौका कहां दिया? आपने जो आदमी को अपना रिश्तेदार बना के रखा था, उसे पकड़ के हैंडओवर करते, वो अमेरिका जाता, वहां उस पर मुकदमा चलता, आपने उसको क्यों घर जमाई बना रखा था? उसके एविडेंस अगर कोई एविडेंस था तो प्रोवाइड कर देगा। एक मिनट शाहीन जी, एक मिनट, मैं इस पर बार बार अब्दुल समद ये साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है। पाकिस्तान ने कभी आतंक का साथ नहीं दिया है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो दुनिया की मजबूरियों के तहत किया। शाहीन जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा एम्बेसडर साहब। देखिए, जो हमारे दोस्त कह रहे हैं याकूब साहब, ये इनकी थोड़ी मेमोरी ना थोड़ी सी कम है और इनके वज़ीर आज़म की मेमोरी भी कम है। जब उनको पूछा गया कि शिनचियांग में क्या हो रहा है तो उनको नहीं पता था कि शिनचियांग में क्या हो रहा है। और ये कहते हैं कि तालिबान शांति का, अमन का प्रतीक है। बिल्कुल ठीक है, तालिबान तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हैं ना, जो औरतों को पत्थर मार मार के मार देते हैं, लोगों के हाथ काट देते हैं, वो इनको याद नहीं है। जो शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, वो कब्रिस्तान की शांति की बात हो रही है। जो ये कह रहे हैं कि अफगान आर्मी ने कुछ नहीं किया, सब 55,000 अफगान आर्मी के लोग मरे हैं और कुछ दिन पहले तक रोज 40 अफगान आदमी के लोग मरा करते थे। जो तालिबान
जो कहते हैं नॉर्दर्न अलायंस, हाँ साहब, हमने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया, हमने कभी छुपाया नहीं है। और हमारा किरदार अफगानिस्तान में क्या है? हमारा अफगानिस्तान में किरदार ये है कि हमने लोगों में इन्वेस्टमेंट की है, हमने वायलेंस में नहीं की है, हमने नफरत में नहीं की है, हमने तालिबान को आज़ादी दिलवाने के लिए नहीं की है, हमने लोगों में इन्वेस्टमेंट की है। और हमको बड़ा फख्र है इस बात का कि हमने लोगों में इन्वेस्टमेंट की और अभी भी करेंगे। फर्क है ना अब्दुल समद साहब, देखिए इंडिया ने वहां पार्लियामेंट बनाई, रोड्स बनाई, हाईवेज बनाए, डैम्स बनाए, आपने तालिबान बनाया, दोनों ने कुछ ना कुछ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमने पार्लियामेंट बनाया और आप अब हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम वहां पे गवर्नमेंट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। बहरहाल पार्लियामेंट बनाने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो फिर मान लीजिए ना कि सरकार भी आप ही बना रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये कहते हैं कि आप जो पार्लियामेंट आपने बनाई उसमें सरकार हमारी बैठेगी, ये आपका नैरेटिव है। बिल्कुल हमारा नैरेटिव है। नैरेटिव क्या, हम तो इसको सच मानते हैं, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। देखिए, आपको दुख तो होगा कि जिस पार्लियामेंट को आपने बनाया उसमें अब वो एंटी इंडिया अगर या प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आ जाए तो जाहिर बात है वो तो आपका सेंटीमेंट में समझ सकता हूं। हमारा दिल तो उसी दिन टूट गया था जब 15 अगस्त के बाद उस पार्लियामेंट के अंदर तालिबान के जो लड़ाके हैं, मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी कहना चाहिए, वो AK-47 और अपनी राइफलें लेकर पहुंच गए थे। किसी भी पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर अगर ये पहुंचे, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचे, आपको दुख नहीं होगा? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई AK-47 लेके जाएगा अंदर और स्पीकर की कुर्सी पे बैठेगा, आपको दुख नहीं होगा? हमें तो होगा। आप अपने आप को ना बहुत महान किस्म का कि आप बहुत इंडिया को एक सॉफ्ट पावर के तौर पे आप वो इमेज बिल्ड करते हैं कि आप जाते हैं, आपने मालदीव्स को भी $1.9 बिलियन दिए हैं, उनको भी दिए हैं $1.4 बिलियन आपने एड दिया उनको, सही है, वो भी आपने उधर भी जाके किया। लेकिन उसमें आपका एक इंटरेस्ट होता है जियो पॉलिटिक्स का, जियो स्ट्रेटेजिक, कि चाइना वहां पे ना आ जाए। आपने अफगानिस्तान में किया ताकि आपका ट्रेड, आपने सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, आपने IT सेक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, आपने वहां पे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, आपने अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भेजी, आपने प्राइवेट सेक्टर को वहां पे भेजा, आपका भी कमर्शियल इंटरेस्ट था वहां पे। भाई हम तो मान रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, हाँ सर, हमारी तारीफ ही कर रहे हैं, मुझे लग रहा है विष्णु प्रकाश जी। मैं आ रहा हूं जनरल साहब। तारीफ नहीं कर रहे हैं, इनका जो सोचना है, ये कहानियां ऐसी लिखते हैं साहब। याकूब साहब, आप थोड़ा नॉवल लिखना शुरू कर दीजिए, वो बड़े चलेंगे। मैं आपकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत बुलंद है माशाल्लाह, और उसको और बुलंद कीजिए थोड़ा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और दुनिया के लिए भी अच्छा रहेगा। जनरल साहब। सौरभ, हमेशा तालिबान और पाकिस्तान ये पर्यायवाची हैं, इसमें कोई शक नहीं। याकूब साहब को भी मालूम है कि पूरे के तालिबानी जितने भी है, चाहे वो क्वेटा शूरा है, नारायण साहब शूरा है या फिर पेशावर शूरा है, ये सारे के सारे पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान से इनको डिक्टेट करते हैं। उन्हें सब मालूम है कहाँ पे पढ़े हैं, मदरसे में, पाकिस्तान के मदरसे, यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान, ये सब देवबंदी सोच के साथ जो इनको रेडिकलाइज किया गया है। आप खुद देखिएगा पाकिस्तान के अंदर औरतों के साथ किस तरह से बर्ताव होता है, और वही पाकिस्तानी इन पठानों को, जो कि पठान जो है तकरीबन मैं कहूंगा कि 70% पठान जो है वो पाकिस्तान में है और सिर्फ 30% पठान अफगानिस्तान में, उन लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग देना, इस तरीके से रेडिकलाइज करना और इस तरीके से उनको अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाना, इनका मकसद था स्ट्रैटेजिक डेप्थ। इसका मकसद है हिंदुस्तान को किस प्रकार से टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इट इज दैट एम, और यही मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान ही इसका रूट कॉज है और सारे रास्ते भी पाकिस्तान से ही जाते हैं। शाहीन बोल रही हैं कुछ। पाकिस्तान तालिबान को तो क्या, दाइश को ये लोग भी, दाइश को भी ये लोग बनाते हैं। दाइश वो है जैसे ओसामा बिन लादेन के बाद अब उसकी भाई अमीनुल हक अमीन नंगरहार में पहुंच गए दाइश के नाम पे। वो अब ऐसे एक फौज बनाते हैं जैसे अपने भाई का बदला लेते हैं। अमीनुल हक अमीन जैसे पहले दिन वो नंगरहार में पहुंच गया, रातों रात सुबह सवेरे हेलीकॉप्टर में एक आर्मी पुलिस को हेलीकॉप्टर में फांसी देकर पूरा शहर घुमाया। ये सब फिल्म नहीं है, क्या है ये सब हकीकत नहीं, क्या है? एक सेकंड पूरे इंडियन मीडिया ने चलाया, तालिबान भी यही दाइश है।
झूठ ना बोले, मैं झूठ नहीं गलत बोलने सर, चलिए दूंगा चलिए, यहाँ अरे पे। सर मैं जो फैक्ट है मैं वही बोलूंगा। शाहीन बाद में ये पता चला था कि वो हम किसी को सबूत फांसी के दे साथ के बात हेलीकॉप्टर से करते नहीं हैं। लटकाया था, वो उस वीडियो में कुछ और वो गलत हकीकत थी। नहीं बहरहाल अरे सर, लेकिन जो वो बोल रही हैं, ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी चीफ जो आदमी रहा, वो नंगरहार में पहुंच गया, आराम से सेल्फियां खिंचवा रहा था वहां पर। वो देखिए मुझे एक बात बताएं, मुल्ला ज़ईफ जो था, मुल्ला ज़ईफ हमारे यहाँ एम्बेसडर था जब तालिबान रूल कर रहा था 96 से 2001 में। हमने तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, आपने वीजा दिया, आपने उसको बुलाया 2013 में। आपकी ये स्टोरीज अखबारों में छपी हैं, आपके मीडिया में छपी हैं आपके, तो आपने उसको क्यों वीजा दिया? वो तो एक टेररिस्ट, आप तो कहते हैं कि वो तालिबान टेररिस्ट हैं। एम्बेसडर साहब बैठे हैं, एम्बेसडर सौरभ जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर लास्ट कमेंट का वक्त है मेरे पास सर, प्लीज 15 सेकंड प्लीज। हाँ 15 सेकंड लूंगा। मैं पाकिस्तान में था साहब जब अफगानिस्तान से मुल्ला ज़ईफ एम्बेसडर बन के आए थे। मैं जानता हूँ। मुल्ला ज़ईफ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि बैलों में से दूध निकाल सकता है, ऐसा देश है। तो आप मुल्ला ज़ईफ तो हमारे इशारे पे नहीं नाच रहे थे, वो तो को फाउंडर थे तालिबान के। आप कब जागेंगे साहब? जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, शायद आपके लिए भी फायदा होगा। नहीं अब सर जागे हुए हैं, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। ऐसे आदमी को जगाना सबसे मुश्किल होता है, वो आंखें आप कैसे खोलेंगे जबरदस्ती? जागे पूरे हुए हैं वो, देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं, इसका मतलब सहमत है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके याकूब साहब। याकूब साहब का शुक्रिया, आरजू आपका बहुत शुक्रिया, शाहीन हमारे साथ थी, शाहीन आपका धन्यवाद, विष्णु जी और जनरल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुकाबला में हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, नई बहस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।